नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लंबा इंतज़ार किया आपने रीट की स्ट्रेटजी के लिए। पिछली वीडियो मैंने बात करी थी कि रीट के ऊपर इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी लाऊंगा ताकि आपका आगामी इन 3-4 महीनों में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर एक ऐसी स्ट्रेटजी बताइए ताकि हम उसको फॉलो करके जो भी 3-4 महीने बाद जब भी रीट हो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो वैसी स्ट्रेटजी का ही मैं आज प्रयास कर रहा हूँ। वैसे स्ट्रेटजी हर व्यक्ति की अलग होती है, हर स्टूडेंट की अपनी की स्ट्रेटजी होती है। किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग क्षमताएं होती है। हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, याद करने की क्षमता अलग होती है, सिटिंग पावर अलग होता है। हर व्यक्ति में जब इतनी भिन्नता होती है तो स्ट्रेटजी एक कैसे हो सकती है। स्ट्रेटजी एक हो ही नहीं सकती, स्ट्रेटजी भिन्न भिन्न होती है। मैं अलग तरीके से पढ़ता हूँ, आप अलग तरीके से पढ़ते हो, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से पढ़ता है, हर व्यक्ति का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो स्ट्रेटजी कभी सेम नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ मैं मेरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो आप उसमें अपने अनुसार थोड़ा सा संशोधन करके अगर उसको लागू करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होगा। तो मेरी स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। इस चीज का ध्यान रखना, आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करो ये जरूरी नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में मेरी स्ट्रेटजी हेल्प करेगी। मैं यही चीज ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूं। अब ये मत सोचना कि बस यही ही फॉलो करनी है, ये आपके ऊपर है। और चलो मैं तो ये स्ट्रेटजी बना रहा हूं, ये वीडियो जो होगा वो करीबन कई हजार लाख लोग देखेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो जो देखा उनका सभी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि 80-90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाते। कुछ चंद चुनिंदा बच्चे होते हैं जो स्ट्रेटजी को अपने अनुसार एडिट मॉडिफाई करके और उसको फॉलो करते हैं और डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होता है। तो आज उसी स्ट्रेटजी में बात करूंगा। मेरी स्ट्रेटजी जो है ये रीट L1 L2 सभी वर्गों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं इसके ऊपर। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप इस रीट की इस स्ट्रेटजी को अपने अनुसार संशोधित करके लागू करना, हूबहू लागू करनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं हूबहू कर सकता हूँ तो लागू कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरे से ऐसे नहीं होगी, थोड़ा सा उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो आप उसमें संशोधन कर लेना। ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अब बात शुरू करते हैं रीट L1 L2 दोनों की एक संयुक्त स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको कि सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। हमारे को सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, हमें न विद्वान बनना है, न हमें किसी को कोई चुनौती देनी है। हमें सिर्फ हमारा सिलेक्शन चाहिए, इससे ज़्यादा हमारी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। बात करते हैं रीट के ऊपर L1 L2। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि मुझे लग रहा है मार्च में होगी, तो हमारे पास 4 महीने का समय, जब भी परीक्षा हो तो परीक्षा तक हम ये श्योर कर लें कि हमारा पाठ्यक्रम 4 से 5 बार हो जाए। पूरा पाठ्यक्रम, पूरे पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि पाठ्यक्रम का कोई भी बिंदु आप छोड़े नहीं। ऐसा ना हो कि एक पाठ आया नहीं और उसको छोड़ दिया कि ये बाद में कर लेंगे, ये भी बाद में कर लेंगे, ये टॉपिक ये भी बाद में कर लेंगे, ये भी बाद में कर लेंगे। और बाद में करते करते हालत ये हो जाती है कि 30 से 40% सिलेबस हम छोड़ देते हैं बाद में करने के लिए। इस बाद की कोई समय अवधि नहीं है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वो जो छोड़ा है आपने बाद वाला वो छूट जाता है। और यकीन मानिए, मेरा एक्सपीरियंस है ये कि एग्जाम के दिन तक वो बाद वाला पूरा नहीं होता है। फिर क्या होता है कि लास्ट में रिवीजन का समय आता है और आप कहते हो अब वो बाद वाला वो कर लेते हैं, वो नहीं होगा फिर, और आप ऐसे उलझ जाओगे कि वापस निकल नहीं पाओगे। तो कृपया करके ऐसे बाद पे ना छोड़े, टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि अभी वही समय है, वो जो बाद में आप तय करते हो ना, वो अभी समय है कि आप उसको अच्छे से पूरा कर दो। अभी समय है, पूरा कर सकते हो। अगर आप अभी नहीं करोगे
तो फिर वो कभी नहीं होगा। वो बाद के चक्कर में हालत ये होगी कि आप 60% सिलेबस ही कर पाओगे, अपना पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे। तो 4 से 5% आपको उस पाठ्यक्रम रिपीट करना है, रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से, और ध्यान रखना है कि पूरा पाठ्यक्रम करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान, इस भाग के ऊपर बेहतरीन कमांड स्थापित करनी है। क्योंकि अगर मैं L1 की बात करूं तो करीबन ये 90 अंकों का होता है, और अगर L2 की भी मैं बात करूं तो भी ये 60-65 अंकों का हो जाता है, 60-65 का हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे सफलता में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने विषय छोड़ दो, विषय का भी बहुत बड़ा रोल है। L2 की जहां तक बात है तो L2 में विषय का भी बहुत बड़ा रोल है। 50 अंकों का विषय आता है, 50 अंकों का विषय L2 में आता है। और भाषाएं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। 30 अंक की भाषा आती है, 2 भाषाएं आती है। अगर शिक्षण विधियों को निकाल दे 30 अंकों की भाषाओं की शिक्षण विधियां, तो ग्रामर आती है दोनों भाषाओं की 15-15 अंकों की, 30 अंकों की ऑलमोस्ट आ जाती है। तो अब आप देखिए, इन तीनों का समान योगदान है, शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान, अपने विषय और भाषाएं। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर दिन इन तीनों को टच करते हुए चले। ऐसा ना हो कि आप डेली शिक्षण विधियां पढ़ना बैठ जाए, ये सारी चीजें छूट जाए। ऐसा भी ना हो कि आप केवल विषय पढ़ो, ये सब छूट जाए। ऐसा भी ना हो केवल भाषा पढ़े, ये सब छूट जाए। ऐसा नहीं करना। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि इन तीनों भागों को आप साथ लेके हुए चलो और 4 से 5 बार कोर्स पूरा कर दो, तब मजा आएगा। अब कैसे किया जा सकता है ये? सबसे पहली बात, आप जो हमेशा प्रातःकालीन सत्र होता है, ये सबसे बेहतरीन सत्र होता है। मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करता है, मन ताज़ा होता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ हम काम करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह हम किसी व्यक्ति से मिले हुए नहीं होते हैं, नींद से उठे हुए होते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो सुबह सुबह हम बहुत सकारात्मक भी होते हैं, तरोताज़ा भी होते हैं। तो इस समय ऐसा विषय लेना चाहिए सुबह सुबह कि वो महत्वपूर्ण भी हो और थोड़ा सा कठिन भी हो। तो मैं हमेशा से मान के चल रहा हूँ कि प्रातःकालीन सेशन में आप चाहे L1 के हो चाहे आप L2 के हो, आपको हर दिन कम से कम सुबह 3 से 4 घंटे तक ये साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां डेली पढ़नी चाहिए। चाहे 2 घंटे आप शिक्षण विधियां पढ़ लो, चाहे 2 घंटे आप साइकोलॉजी पढ़ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब करना क्या है इसमें? शिक्षण विधियां जैसे ले ली, शिक्षण विधियों में जैसे आप L2 साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस की शिक्षण विधियां आप शुरू करो आराम से। जो 11वीं और 12वीं यूनिट है उसको पूरा करो। जैसे पूरा करने में आपको 15 दिन लग गए, कर ली आराम से 15 दिन। जैसे साइकोलॉजी साइंस की शिक्षण विधियां पूरी हो गई, तब आप अपने लैंग्वेज की शिक्षण विधियां शुरू कर दो। जैसे एक लैंग्वेज की हो गई, फिर दूसरी लैंग्वेज की शुरू कर दो। फिर जैसे दूसरी लैंग्वेज की भी पूरी हुई, फिर आप वापस अपने साइंस की शिक्षण विधियां स्टार्ट कर दो। ऐसे रोटेशन में उसको टिल एग्जाम तक चलाते रहो। इससे क्या होगा? इससे शिक्षण विधियां बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी उसके ऊपर कमांड स्थापित हो जाएगी। अब देखिए, इसके साथ साथ जहां तक मनोविज्ञान की बात है, जो भी कोई एक किताब ले लो, आप अच्छे से कोई भी किताब ले लो, चाहे आप जो भी आपको बढ़िया किताब लगती, आपके पास सभी के पास किताबें हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। किसी ने धीर सिंह जी की किताब पढ़ी है, किसी ने A.K. मंगल पढ़ा है, किसी ने वंदना जादून पढ़ी है, किसी ने फर्स्ट रैंक पढ़ी होगी। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से किताब ली है। मैं ये मानता हूँ कोई भी किताब खराब नहीं होती, उसको हम पढ़ते कहते कैसे ये उस बात पे निर्भर करेगा। तो 2 घंटे आप डेली शिक्षण विधियां और 2 घंटे आप मनोविज्ञान, 3 से 4 घंटे नियमित रूप से आप इसको दीजिए। आप देखना आपकी पकड़ इस विषय पर बहुत मजबूत होगी। इनको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसको पढ़ने में मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान पढ़ते हो तो आपको क्या करना है? फैक्ट फिगर की बजाय टॉपिक को एज्यूम करना है, अपने ऊपर लेना है, अपने ऊपर सोचना। जब मनोविज्ञान पढ़ते हो, अधिगम पढ़ते हो या बाल विकास पढ़ते हो, आप अपने ऊपर लेके उसको सोचिए। जितना ज़्यादा सोचोगे ना,
उतना ही ज़्यादा वो कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप होता जाएगा। और ऐसे कैसे आप सेक्शन विधियों में सोचिए, जितना ज़्यादा आप सोचोगे इसको, और जब टॉपिक आप पूरा सोच के तैयार कर लेते हो उसके बाद उसके फैक्ट फिगर देखिए। तो बाकी 2-3 दोस्त अगर होते हो तो साथ में उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। तो जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर सोचोगे, उतना ही ज़्यादा ये पोर्शन आपका तैयार होता जाएगा। अगर आप गूंगी पढ़ाई होती है ना, मन ही मन ऐसे करते जाओगे, तो फिर ये चीज़ें तैयार नहीं होगी। तो गूंगी पढ़ाई की बजाय एक एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी होना चाहिए कि आप डिस्कस भी करो, आप अपने ऊपर सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, फैक्ट में न फंसो, और उस तरह से अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली इस पोर्शन में आप बहुत अच्छा करोगे। इस पोर्शन में हम आपकी मदद संस्थान ये करेगा कि हमारा पूरा प्रयास है कि शिक्षण विधियां हम आपको निरंतर पढ़ाते रहेंगे। सामाजिक की, पर्यावरण की तो मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। हमारा प्रयास साइंस की शिक्षण विधियां और भाषाओं की विधियों पे भी रहेगा। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ये भी करवाएंगे। और मनोविज्ञान का भी हमारा प्रयास रहेगा। तो हमारा प्रयास ज़रूर रहेगा इस क्षेत्र की ओर कि आपकी थोड़ी हेल्प कर लो। लेकिन कुछ क्लासेस देकर आपकी अप्रोच जरूर हम बता देंगे कि किस तरह से शिक्षण विधियों को पढ़ना है। मेरी 2 क्लासें आई भी है, आगे भी आती रहेगी। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना। और ये आप L1 L2 जिस भी वर्ग के हो, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। अब जहाँ तक किताबों की बात है तो मनोविज्ञान में मैंने बता दिया, दीप सिंह जी की किताब अच्छी किताब है, मंगल की किताब भी बढ़िया है। और मुझे और मैंने वंदना जादून की भी एक बार किताब पढ़ी थी, लेकिन रीड के लिए वो पर्याप्त नहीं लगी मुझे, तो मनोविज्ञान के लिए ठीक है। इसके अलावा शिक्षण विधियों के लिए इसकी कोई ऑथेंटिक किताब आती नहीं है, पहली चीज़ तो ये। सामाजिक की जहाँ तक बात है तो अमीरचंद जैन की किताब काफ़ी अच्छी किताब है। और हिंदी शिक्षण के लिए मुझे निरंजन कुमार सिंह की किताब काफ़ी अच्छी लगी थी। निरंजन कुमार सिंह, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, हिंदी ग्रंथ अकादमी। और सामाजिक के लिए मुझे अमीरचंद जैन की किताब अच्छी लगी। इसके अलावा साइंस और गणित वालों का मुझे पता नहीं है। बेहतर यही होगा कि कोई भी गाइड लेके भी आप उनको पढ़ सकते हैं। 2 ऑथेंटिक किताबें आती है मेरी नज़र में। बाकी जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं, पर्यावरण हो वगैरह हो, आप कोई भी गाइड लेके बेहतरीन तरीके से उसको तैयार कर लो। अब सुबह का ये 3-4 घंटे बीत जाने के बाद में, जैसे सुबह 6-7 बजे उठ के आप काम करते हो तो 10-11-12 बजे तक आप इस सारी सिस्टम से फ्री हो जाओगे। अब उसके बाद रेस्ट करके फिर आता है आपका विषय। अगर आप L2 के हैं तो साइंस मैथ आएगा, साइंस वालों के लिए। सामाजिक के लिए सामाजिक की 12 यूनिट आएगी। 12 यूनिट में से 2 यूनिट तो ऊपर निकल जाएगी, 10 यूनिट बचेगी। और अगर आप पर्यावरण के हैं तो आपके पर्यावरण मतलब L1 के हैं तो आपके पर्यावरण और गणित यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो विषय है इसको आप दोपहर के बाद, या यूँ कहिए कि सायंकाल में इसको आप समय दो, क्योंकि इस समय दिमाग थका हुआ भी होता है। आप इसको सायंकालीन नींद लेके एक बार उठ जाओ आराम से, और शाम को 3-4 बजे वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो शाम को 3-4 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक करीबन आप 3-4 घंटे इसके लिए निकाल लो। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना विषय तैयार करना है। अब आप विषय तैयार कर सकते हो आराम से 3-4 घंटे में। अब आप साइंस के हैं तो उस हिसाब से सेट करो कि 10 यूनिट आप पूरी कर लो। अगर आप SST के हैं तो 10 यूनिट तैयार कर लो। अगर आप L1 के हैं तो आप पर्यावरण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं निभा रहा है। आप गणित पढ़िए इस समय आराम से, गणित के साथ में पर्यावरण का 1-1, 2-2 टॉपिक पढ़ते रहिए। पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि पर्यावरण हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सायंकाल में आप अपना विषय देखिए। अब देखो, विषय में जहाँ तक बात है तो विषय में जहाँ तक सामाजिक की बात है, मैं सभी की बात करूँ, SST की बात है तो SST में सभी विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की RBSC की किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, RBSC की जो पुरानी किताब है, पुरानी का मतलब ये हुआ कि अभी तो NCERT लागू हो गई है। NCERT से पहले हमारी जो किताबें चल रही थी पिछले सत्र में, ये 6ठी से 10वीं तक तैयार कर लो। और इसके अलावा आप अगर पैनोरमा की गाइड पढ़ लेते हो तो बेहतर है। बस इन 2 के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पैनोरमा इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं इनमें SST में जो इन 6ठी से 10वीं नहीं मिलते, तो वो आप यहाँ पढ़ लो। तो कहने का मतलब ये कि यही पढ़ लो। अभी आप अगर NCERT पढ़ी है तो आप NCERT पढ़ सकते हो, नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी सहायतार्थ ये कर सकता हूँ कि आप अपने स्तर पर ये अच्छे से करिए नहीं है
क्योंकि इसके अलावा इसको पढ़ना है। ये एनसीईआरटी वैकल्पिक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, आपका नॉलेज एनरिच होगा, नुकसान नहीं है। और आप किताबें मत लाइए एनसीईआरटी की, अब मैं पढ़ाऊंगा उसको साथ साथ में आप आराम से पढ़ते रहिए। ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर कर लेना, ये दोनों चीज़ें आप कर लेना। ये सामाजिक वालों के लिए। जो साइंस के विद्यार्थी है उनको, उनके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मेरा अनुमान ये है कि वर्तमान में जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी, या बोर्ड पढ़ी है तो बोर्ड, क्योंकि साइंस का सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो उससे आप छठी से लेकर 10th तक का, या हो सकता है तो 12th तक का आप मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है वो सारी प्रिपेयर कर लोगे तो आपका इसमें ये हो जाएगा। और तीसरा आपके अगर बात करें पर्यावरण की, पर्यावरण के अंदर शिक्षण विधियों को छोड़ के, शिक्षण विधि तो पूरी पढ़नी है, पर्यावरण के अंदर आपको मेजर टॉपिक देखने हैं, क्योंकि इतने सारे 65 टॉपिक है, सवाल 15 आते हैं वहाँ से। तो आपको क्या क्या देखना है मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक तो आप जलवायु वाला पाठ अच्छे से तैयार कर लो, जलवायु राजस्थान वगैरह की सारी आ जाएगी। इसके अलावा जैव विविधता का पाठ बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैव विविधता के अंदर जितने भी राष्ट्रीय जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है, चाहे वो जैव विविधता क्षेत्र है, चाहे आर्द्र भूमि क्षेत्र हो, चाहे वो आपके राष्ट्रीय राज्य पशु वगैरह वो हो, ये जैव विविधता का टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। इसके अलावा राजस्थान के उद्योग वगैरह ये तैयार कर लो। इससे क्या होगा, राजस्थान का एक उद्योग वगैरह का सवाल आ जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक उपभोक्ता जागृति का पाठ बढ़िया तरीके से देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार ही आ रहा है। इसके अलावा आप सहकारी समितियों वाला पाठ कर लो, यहाँ से भी एक सवाल छोटा सा बन जाता है। सहकारी समितियों वाला पाठ कर लो। इसके अलावा राजस्थान इतिहास संस्कृति की 2 यूनिट है, वो पढ़ लो आप, राजस्थान वाली, ये बेहतर रहेगी। इसके अलावा आप 6ठी से 8वीं तक की साइंस पढ़ लो, विज्ञान ये पढ़ लोगे तो 5 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 5 प्रश्न जैव विविधता से आते हैं, 10 तो हो गए ये, फिर 1 1 1 1 1 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जलवायु कर लो, जैव विविधता कर लो, उद्योग कर लो, उपभोक्ता जागृति देख लो, सहकारी समितियां और मरुस्थलीकरण, थोड़ा सा आप पर्यावरण प्रदूषण जो है ये भी देख लो। अब ये टॉपिक इतने कर लोगे तो आपको ये जो आवास है, संस्कृतियां हैं, और अगर सामाजिक बुराइयां थोड़ी सी देख सकते हो तो वो भी आप देख लेना। बाकी अधिकांश टॉपिक जितने भी है, जो सफाई कर्मी, गाड़े वाले, कोई सब्जी वाले, ये जितने भी आवास निर्माण सामग्री, भारत के कपड़े, आवास, ये सारे टॉपिक आप छोड़िए, फालतू कचरे में फंसना मत। बेहतर यही होगा कि आप ये टॉपिक जो है, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, पर्यावरण। और ये किससे करने, आप किसी भी गाइड से भी कर सकते हो, आप लक्ष्य से भी कर सकते हो। मेरा यहाँ पे प्रयास रहेगा L1 वालों के लिए कि मैं आपको इसमें से मोस्टली टॉपिक, जैसे पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ पूरी होगी, ये टॉपिक मैं सारे आपको करवा दूंगा। ये भी आज से शुरू कर दिया, ये भी मैं करवाऊंगा आपको। आप साथ में कोई भी गाइड देख लीजिए, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तब आपके ये टॉपिक मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। तो अब देखिए मैं वापस आ रहा हूँ इस पॉइंट पे। तो सायंकाल में आप 3 घंटे अपना विषय देख लीजिए। विषय में मैंने बता दिया कि SST में क्या करना है, साइंस में क्या करना है, और आपको अगर आप L1 के हो तो पर्यावरण में क्या करना है। उसके बाद आती है भाषाएं। 2 भाषाएं आपको लेनी होती है, 2 भाषाएं लेनी होती है। एक भाषा तो आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, मतलब ये होगा कि आपका जो स्नातक के अंदर जो मीडियम रहा है, जैसे मेरा हिंदी मीडियम था तो पहली भाषा मेरी होगी हिंदी, और दूसरी भाषा मेरी जो भी पसंद की है वो मैं लूँगा। मुझे अगर हिंदी अच्छी भी लग रही है तो भी मैं दूसरी भाषा हिंदी नहीं ले सकता, क्योंकि 2 भाषाएं नहीं ले सकते आप। दूसरी भाषा मैं संस्कृत भी रख सकता हूँ, मैं इंग्लिश भी रख सकता हूँ, मैं पंजाबी भी रख सकता हूँ, मैं उर्दू रख सकता हूँ, सिंधी रख सकता हूँ, जो भी ऑप्शन लिस्ट में है दूसरी भाषा आप कोई भी ले सकते हो। इन भाषाओं में फिर क्या होगा, इन भाषाओं में आपकी 30 नंबर की शिक्षण विधियाँ आ रही है, जो अपन सुबह के सेशन में ही कर लेंगे। अब 30 नंबर की ग्रामर का पोर्शन बचता है, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप क्या करोगे, रात में, अब देखो
रात को जब आप पढ़ते हो, रात को जब आप 11-12 बजे या 10-11 बजे पढ़ोगे 1-2 घंटे, तो इन 1-2 घंटों में आप क्या करोगे, अपने इन दो जो लैंग्वेज है इसकी ग्रामर को आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। आप ग्रामर में कौन कौन सी, अगर आप हिंदी है तो आप हिंदी की ग्रामर ले लो, अगर आपके संस्कृत या इंग्लिश है तो उसकी ग्रामर ले लो, और आप क्या करोगे, डेली 1-2 घंटे हिंदी की पढ़ ली, हिंदी पूरी होती है फिर संस्कृत शुरू करो, संस्कृत पूरी होती है फिर वापस हिंदी करो। तो इस प्रकार से आप उसको रोटेशन में चलने दो, जिससे क्या होगा कि दोनों भाषाएं भी आपकी अच्छी हो जाएगी। भाषाएं यहाँ शाम को अच्छी हो जाएगी, सुबह आप विधियां पढ़ लोगे, तो मतलब ये हुआ कि आप डेली 150 के सिलेबस को लेके आगे बढ़ रहे हो, और यह सिलेबस निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद कर रहा हूं अब आप 6 दिन तक आराम से पढ़िए। जब भी थक जाते हो तो रेस्ट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद को टॉर्चर करते हुए नहीं पढ़ना है। हमेशा जब भी पढ़ते हो आनंद लेके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जब भी काम करते हो तो इसका प्रचार मत करो, ये काम ही करो, क्योंकि आप अगर इसका प्रचार करोगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दबाव बनेगा और आप काम नहीं कर पाओगे। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट प्रचार बहुत ज़्यादा करता है और पढ़ाई कम करता है। तो कोशिश ये कीजिए कि पढ़ाई कीजिए, उसका प्रचार ना कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, अपने आप को गायब कर दीजिए, कम चुनिंदा लोगों को फॉलो कीजिए, बाकी सारों को हटा दीजिए मस्तिष्क से, मन से, फेसबुक से, फ़ोन से, और पूरा ध्यान अपना रीड के ऊपर लगाइए, चाहे मार्च में हो चाहे जून में हो, कभी न कभी होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगले साल 2021 आधे 21 तक से पहले हो जाएगा। तो जब आपको पता है आपके 4-5 महीने बाद एग्जाम है, आपके जीवन की वो घड़ी आई है जिसका इंतजार आप कई सालों से कर रहे थे। जब आपका पीटीईटी और प्री बीएसटीसी एग्जाम हुआ था, तब आपने एक ही चीज़ सोची थी कि हमारा बीएड और बीएसटीसी जैसे ही हो जाएगा, रीट आएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब अब विद्यार्थियों वो मौका आया है, तब आप इतने अगंभीर कैसे हो सकते हो? क्यों इन फालतू प्रश्नों में भले आज हो चाहे कल हो, और आपके इस प्रश्न पूछने से एग्जाम की डेट तय नहीं होगी। मैं आपको और कह देता हूँ, आप जितना समय खराब करोगे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान, इसके अलावा किसी को नुकसान नहीं है। राजस्थान सरकार को 31,000 शिक्षक चाहिए और उतने शिक्षक पढ़ रहे हैं और उनको मिल जाएंगे। इन प्रश्नों में मत फंसिए। दूसरे प्रश्न में आप कहाँ फंसे हैं कि हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे, हमें एपीए रे भाई। जब आपने बीएड और बीएसटीसी किस उद्देश्य से की थी, मुझे ये बताइए। आपका उद्देश्य यही था ना, शिक्षक भर्ती में हम शामिल होंगे। जब आपको पता है कि आपने बीएड और एसटीसी सिर्फ एक ही टारगेट से की थी, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो कि शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जाम दे देंगे, शामिल हो जाओगे तो ठीक है, नहीं होगे तो तैयारी की भी कभी लॉस नहीं होता। माँ सरस्वती अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखती। जो पढ़ा है उसका फायदा आपको इस एग्जाम में नहीं तो अगले में होगा, वो होके रहेगा। इसलिए इन प्रश्नों में न फंसे कि मुझे शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर इस प्रश्न में उलझे रहोगे ना, तो भी आपको शामिल नहीं करेंगे अगर नहीं करना है तो। और अगर इस प्रश्न को पूछने से कुछ भी भावार्थ यथार्थ निकलना नहीं, उसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। इसलिए ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहूंगा कि ईमानदारी से मेहनत करते जाओ। अगर शामिल हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी हो गए तो भी उस तैयारी को आप किसी न किसी आगे की वैकेंसी में उपयोग में ले लोगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन सवालों में न फंसे। और बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कई वीडियोज़ में पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। इन सारे प्रश्नों में फंसने की बजाय इस रणनीति को फॉलो कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस रणनीति को 1 महीना भी फॉलो कर लेते हो, 2 महीने फॉलो कर लेते हो, तो आपको कोई रीट से बाहर नहीं कर सकता। आप जिंदगी की पहली सीढ़ी, या यूं कहिए कि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। अगर अपना जीवन, मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो 10-10 साल से रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों 10 साल अगर रीट में खपा दोगे तो जीवन के अन्य लक्ष्य कब पूरे करोगे? इसलिए कह रहा हूं कि ये फटाफट इस रीट का झंझट खत्म करो आप, तैयारी करके 2021 में, उसके बाद कुछ आगे और देखिए आप। इसलिए कह रहा हूँ कि माथापुची अपने आप को पूरा कॉन्सिडर यहाँ पे करें, अच्छे से पढ़ाई करें। सारी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ मैं, और भविष्य में और आपके साथ हूँ, बताता रहूँगा। जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी बताता रहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई जो जारी रखें और इस रणनीति को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, बाद में लिखा हुआ वैसे भी अच्छे से दिख जाएगा, बोला हुआ है, और इसको फॉलो कीजिए अच्छे से। और कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में डाल देना, और 5-7 दिन बाद जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उस कमेंट सेक्शन के प्रश्नों को लेते हुए वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और फालतू प्रश्नों में बिना उलझे पढ़ते रहिए।